Good evening, everyone. So for the class that we have today, we are going to discuss this mock test that you had, the VARC sectional test one, as you can see. सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि मॉक टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी सर आप लोग के लिए टेस्ट प्लान करते हैं, वट एवर मॉक टेस्ट आर बीइंग प्लान्ड, जितना क्लास को अटेंड करना इम्पोर्टेंट है उतना ही मॉक देना भी इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज जब तक आप एक रियल टाइम टेस्टिंग एनवायरनमेंट में खुद को टेस्ट नहीं करोगे, जहाँ पे जैसे कैट में क्वेश्चंस आते हैं, पूरा वीए का सेक्शन एक साथ रहेगा, उसमें पैराजम्बल्स भी हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, ऑड वन आउट भी है, समरी क्वेश्चन भी है, चार अलग पैसेजेस हैं, चार अलग टॉपिक्स के ऊपर, प्लस एक टाइम का जो कंस्ट्रेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 40 मिनट्स में ये सब करना था। सो जब तक आप ऐसे बहुत सारे मॉक्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस है एक्चुअल एग्जाम के लिए वो डेवलप या बिल्ड नहीं होगा। तो जितने अपन मॉक्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना अपना मेन डे का एंजाइटी कम रहेगा। और हमारा एम यही है कि आपको एक्चुअल कैट के डे पे एंजाइटी या नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। तो जितने आप मॉक्स दे सकते हो उतना ही बेटर रहेगा। एंड ये जो आपका पैटर्न था इस टेस्ट का, दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक द कैट पैटर्न। आपको मार्किंग स्कीम ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा है। +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यही मार्किंग स्कीम कैट भी फॉलो करता है, +3 एंड -1, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। प्लस चार पैसेजेस थे, सब में चार क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैट यही एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो कर रहा है। 4 पैसेजेस आते हैं, सब में 4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो टोटल 16 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। तो इस पेपर में एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो किया गया है। 16 क्वेश्चंस आरसी के थे, मतलब चार पैसेजेस थे, सब में से चार क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो 4 into 4 इज 16 क्वेश्चंस। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैट पैटर्न को ही इमिटेट किया गया है। प्लस जो लेंथ ऑफ द पैसेजेस था, क्वेश्चन टाइप था, वो भी एकदम कैट रेलेवेंट था। यहाँ पे जो एवरेज पैसेज की लेंथ है वो बिल्कुल कैट के अकॉर्डिंग ही सेट की गई थी। कैट में भी आपको जनरली इतने ही लेंथ के पैसेजेस मिलेंगे, एंड क्वेश्चन टाइप भी काफी हद तक कैट को मैच करता था। डिफिकल्टी लेवल वाइज पेपर कैन बी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, बट देन इट वाज क्वाइट, द क्वेश्चन टाइप, द लेंथ, द नेचर ऑफ द पैसेजेस, वो काफी हद तक आपके कैट को रिजेंबल करता है। उसके अलावा अपने पास 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के थे। तो उसमें हमारे पास पैरा जंबल्स था, पैरा समरी था, एंड ऑड वन आउट भी था। यही तीन मेन टॉपिक्स हैं जो आपको वर्बल एबिलिटी में पूछे जाते हैं। लॉजिकल कंटिन्यूएशन एक और क्वेश्चन टाइप होता है जो लास्ट 2 साल से वापस कैट में देखने में आया है, तो उसका भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड ऑड वन आउट, ये तीन क्वेश्चन टाइप पिछले 7 to 8 ईयर्स से कंसिस्टेंटली कैट में आते हैं। इनका खास बात क्या रहता है, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जो आरसी वाला पार्ट है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, लेकिन जो वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट। अब अप्रोच कैसे करना है, तो मॉक्स का पर्पस ही ये रहता है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन करो, आप अपने हिसाब से, मतलब सारा जो भी ट्रायल एंड एरर करना है वो आप ट्राई करके देखो। जब आप 7 8 10 मॉक्स दे लोगे तो आपको अपना एक अप्रोच समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती है, एंड आप एक स्टेबल अप्रोच डेवलप कर पाओगे। ऑन अ पर्सनल बेसिस अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो आई वुड से दैट एक आरसी से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका पहला सेक्शन वर्बल का ही होता है। तो फ्रेश माइंड से आप पेपर को अप्रोच करते हो, एग्जॉस्टेड भी नहीं होते हो, पहला सेक्शन ही वर्बल का रहता है, इंग्लिश का रहता है। तो हम एक आरसी से बिगिन कर सकते हैं। देन मे बी यू कैन ट्राई 1 or 2 वीए क्वेश्चंस एंड देन कम बैक टू 1 आरसी। सारे आरसी करना इम्पोर्टेंट है क्या, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं। आप चार में से 3 आरसी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन सम वीए क्वेश्चंस, ऐसा कर सकते हो। लेकिन
ये ध्यान रखना है कि मतलब टाइमिंग को बहुत बैलेंस करते हुए चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी आरसी पे या कोई भी पैराजंबल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ओवर टाइम स्पेंड कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हमने पैराजंबल को शुरू किया और हम समझ नहीं पा रहे, तो हमने 3-4 मिनट लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए। थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं टाइम फिर आपको कम पड़ेगा, एंड आपका जो टारगेट क्वेश्चंस है उतने क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। वीए में वैसे भी एक्यूरेसी 100% नहीं आता है, तो बहुत कम क्वेश्चंस करना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो आइडियली आई वुड वांट कि आप 4 में से 3 पैसेज कर पाओ, एंड अ कपल ऑफ वीए क्वेश्चंस ऑल्सो। अब वीए क्वेश्चंस में आपका एडवांटेज या आपका स्ट्रेंथ क्या है वो देखो। आप समरी क्वेश्चंस कर पाते हो ज्यादा अच्छे से, या पैराजंबल्स आपका एडवांटेज रहता है, आपका स्ट्रेंथ रहता है, ऑड वन आउट आपका स्ट्रेंथ रहता है। ये जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। ट्राई टू एनालाइज ईच मॉक दैट यू आर गिविंग, मेक अ कॉपी फॉर इट। उसमें नोट करो कि इस मॉक में 16 आरसी क्वेश्चंस थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हुए। पैराजंबल्स के कितने क्वेश्चन थे वहां नोट करो, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपके कितने करेक्ट हुए। क्योंकि ये तो सबका देखो इंडिविजुअल रहेगा, तो यू शुड नो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। क्या आपके सारे पैराजंबल गलत हो गए, या क्या आपके सारे समरी वाले करेक्ट हो गए। तो ये हर स्टूडेंट के लिए अलग रहेगा, एंड दैट यू हैव टू फिगर आउट। सो एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करो, उसमें एनालिसिस लिखो। फर्स्ट मॉक में क्या हुआ, सेकंड मॉक में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंप्रूवमेंट बहुत इंक्रीमेंटल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन ज्यादा कर पाओ नेक्स्ट मॉक में, या आपका स्कोर जो है वो 1 मार्क से इंप्रूव हो जाए। तो उससे भी आपको उसको पॉजिटिवली लेना है। अगर एक नंबर भी आपका इंक्रीज हो रहा है, 1 मार्क भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। और अगर आप एक क्वेश्चन भी ज्यादा कर पा रहे हो तो वो हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो डिसहार्टन नहीं होना है, हमें हर मॉक से खुद को इम्प्रूव करना है। दैट इज द एम ऑफ एनालाइजिंग द मॉक्स एंड गिविंग द मॉक्स। बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे, कुछ मॉक्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, कुछ में एकदम गड़बड़ हो जाएगा, उससे डिसहार्टन नहीं होना है। एम ही वही है कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, एंड जो भी ट्रायल होना है, एक्सपेरिमेंटेशन होना है, वो इन सब में हो जाए, ताकि जो मेन डे रहेगा उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्कशन ऑफ द, तो आप सबके पास पेपर अवेलेबल है, अपने क्वेश्चंस को पढ़ भी लिया है। पैराजंबल्स ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने पूरे नहीं पढ़े हैं तो आप अभी पढ़ सकते हो मेरे साथ। बट पैसेजेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबने एक बार पहले तो रीड कर लिए हैं। आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उस टाइम, कोई बात नहीं, सारे पैसेजेस नहीं किए होंगे। बट इन क्वेश्चंस को वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। वन यू आर डन विद द टेस्ट, तो जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं उनको प्लीज अटेम्प्ट किया करो। क्योंकि ये सारा मटेरियल कैट के लिए रेलेवेंट है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने उस समय नहीं अटेम्प्ट किया तो बाद में एक्स्ट्रा टाइम लेके पेंडिंग क्वेश्चंस को प्लीज चेक करो। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पैसेज। पहले एक पैसेज से स्टार्ट करते हैं, देन वील गो टू अ कपल ऑफ वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस ऑल्सो। आइडियली फ्रेश माइंड है तो एक आरसी कर ही लेना चाहिए। कितना टाइम लगना चाहिए, आई वुड से दैट प्रोबेबली 8 मिनट्स में आपका एक आरसी हो जाना चाहिए क्वेश्चंस के साथ। 8 to 9 मिनट्स में आपका एक आरसी विद क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी आरसी में कि पैराफ्रेजिंग करना बहुत important है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, हर पैरा से कुछ ना कुछ आपको मार्क करना चाहिए अपने रफ पेज पे। वहां पे आपको रफ पेज मिलेगा, तो आपको रफ पेज पे कुछ ना कुछ पॉइंटर्स हर पैरा से नोट करने चाहिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ द पैसेज आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि कौन सा पैरा क्या बात कर रहा है, मेन आइडिया कहाँ जा रहा है, ऑथर का ओपिनियन कहाँ पे आ रहा है। कुछ ना कुछ हमारे पास एक रेडी रेकनर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लाइन को चेक करती हूँ, तो मुझे ये वर्ड दिख रहा है कि पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरीज की बात हो रही है। सो इट टेल्स अस वेयर वी केम फ्रॉम। मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनल नरेटिव।
हमारे आइडेंटिटी का पार्ट है, हमारी मेमोरीज। सो ऑथर कुछ, ये ऑथर का ही स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और ऑथर बता रहा है कि हमारे लिए मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरीज के बिना हमारे रूट्स हमें समझ में नहीं आएंगे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारा एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं आ पाएगा। बट मुझे कहाँ पे अलर्ट होना है, जहां पे मुझे ट्रांजिशन का वर्ड दिखता है। जैसे कि ये देखो, बट। अब जैसे ही मुझे ये वर्ड दिख गया, आई हैव टू बी वेरी अलर्ट, इसको मुझे मार्क करना चाहिए या अपने पैराफ्रेजिंग में डालना चाहिए कि यहाँ पे बट है। मतलब यहाँ कुछ ऑथर का आइडिया चेंज होने वाला है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। और वो किस बारे में है? वॉट अबाउट द लैंग्वेज दोज एंसेस्टर्स स्पोक। तो मेमोरीज इंपॉर्टेंट है, वो तो ठीक है, बट लैंग्वेज के बारे में बताओ। क्या लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। अगर ऑथर कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको अलर्ट होना है, वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आइडिया पैसेज का इसके अराउंड घूमने वाला है। ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, एंड ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहा है क्या ये भी इस पिक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं? अगेन अ क्वेश्चन मार्क। और वो बोल रहा है कि रेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड के 90% लैंग्वेज स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं? एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। फर्स्ट पैरा से ये समझ में आ गया कि मेमोरीज तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पैसेज मेमोरीज के बारे में नहीं है। पैसेज लैंग्वेज से कनेक्ट करने वाला है, और लैंग्वेज भी इस पिक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और क्यों वो ये डिस्कस करना चाहता है? क्योंकि लैंग्वेज क्या हो रहा है, वर्ल्ड के इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं। अब ये फर्स्ट पैरा से मुझे समझ में आ गया। जैसे ही मैं सेकंड पैरा पे जाऊंगी, आई कैन सी एक लिंग्विस्ट का नाम यहाँ पे लिखा है, जॉन मैकवाटर। लिंग्विस्ट कौन होता है? जो लैंग्वेज को स्टडी करता है। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरा आइडिया यहाँ पे आ रहा है, ये ऑथर का आइडिया नहीं है, ये इस पर्सन का आइडिया है, इस लैंग्वेज एक्सपर्ट का आइडिया है, ऑथर का आइडिया नहीं है। सो ही इज सेइंग दैट अगर हम इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस को ना बोलें तो क्या होगा? एंड अगर हमारे पास एक ही लैंग्वेज हो या बहुत कम लैंग्वेजेस हो। सो ही सेइंग कि आप इस क्वेश्चन को लॉजिकल एसेंस में इवैल्यूएट करके देखो। एक लैंग्वेज का जो डेथ होता है, एक्सटेंशन होता है, वो आर्टिस्टिक लॉस तो है। बट इतने सारे डाइवर्स लैंग्वेजेस से अटैचमेंट होना, इट इज परवर्स। परवर्स का मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट लॉजिकल, इट इज इमोरल। बिकॉज इतने सारे अलग लैंग्वेजेस क्यों बनते हैं? क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, लैंग्वेज इज नॉट इनहेरेंटली लिंक्ड टू कल्चर। तो ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट या बाय बर्थ। इनहेरेंटली का मतलब क्या है? बाय बर्थ। तो बाय बर्थ लैंग्वेज कल्चर से कनेक्टेड है, ऐसा जरूरी नहीं है। और प्रैक्टिकैलिटी ये बोलती है, एज पर मैकवाटर, कि जितने कम लैंग्वेज रहेंगे उतना कम काम होगा, लर्निंग भी उतनी आसान हो जाएगी। तो ये एडवांटेज ही है। तो ये जो मैकवाटर है, इनका एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि जितने कम लैंग्वेजेस होंगे, वो आर्टिस्टिक लॉस तो होगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कल्चर से कनेक्ट नहीं करता है। प्लस कम लैंग्वेजेस होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें आसान हो जाएंगी, लॉजिस्टिकली भी आसान हो जाएंगी, तो इट विल बी बेटर फॉर अस। अगर क्वेश्चन मैकवाटर की बात करता है या सेकेंड पैरा से कुछ कनेक्ट करता है, तो आपको आंसर यहां मिलेगा। अगर ऑथर का व्यू पॉइंट बोलता है, तो ये सेकेंड पैरा में ऑथर का व्यू पॉइंट नहीं आ रहा है। प्लीज ध्यान रखना, ये पूरा आर्ग्यूमेंट मैक वाटर का है, ऑथर का नहीं है। नाउ वंस यू मूव अहेड ऑफ दिस, थर्ड पैरा की अगर बात करते हैं, यहां पे ऑथर फिर कुछ बताना स्टार्ट कर रहा है, देखो। सो ही सेइंग दैट जो एस्पायरिंग नेशंस हैं, जो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जैसे यहां पे अगर चेक करोगे, नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट इज इनिशियल। सो जो एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, वो मैकवाटर से अग्री कर जाते, ऐसा ऑथर बोल रहा है। बट अगेन आपका थोड़ा सा माइंड अलर्ट होना चाहिए, बट आ गया।
बट इसलिए नहीं कि लैंग्वेज और कल्चर अलग होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी। तो वो मैकवाटर से अग्री तो करेंगे, लेकिन उनका रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये नहीं मानते कि लैंग्वेज और कल्चर अलग होता है। उनका रीजन क्या है? अगर रीजनल लैंग्वेजेस कम हो जाएंगी और हमारे पास एक ही नेशनल लैंग्वेज रहेगा, तो वो एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी क्रिएट करेगा एक नेशन का। देखो ये रहा यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। तो उनका इस चीज को सपोर्ट करने का रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये नहीं सोच रहे कि काम आसान हो जाएगा, लर्निंग आसान हो जाएगी। उनका मानना है कि जितने ज्यादा लैंग्वेज होंगे उतना डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे। अब इंडिया में कहीं पे गुजराती है, कहीं मराठी है, तेलुगु है, तमिल है। इसकी जगह अगर हम एक हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना लें या किसी और लैंग्वेज को बना लें, तो उससे एक आइडेंटिटी एक नेशन की स्ट्रांग होती है, यूनिफाइड होती है। सो ऐसा ऑथर बोल रहा है रिगार्डिंग दीज एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स। ये पूरा ऑथर का ओपिनियन है। नेक्स्ट पैरा में जाओगे तो अगेन एक और पर्सन की बात हो रही है, पामेला सेरोटा कोट करके, जो कि एक और लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अब इनका बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट है, चेक करते हैं ये क्या बोल रही हैं। शी इज सेइंग कि आप लैंग्वेज को सिर्फ एक प्रैक्टिकल टूल की तरह नहीं देख सकते। लैंग्वेज इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू नरेटिव एंड आइडेंटिटी। तो इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो मैकवाटर से बिल्कुल अलग है। शी इज सेइंग कि लैंग्वेज सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। लैंग्वेज हमें बहुत हेल्प करता है हमारे पर्सनल नरेटिव में, आइडेंटिटी में, थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में। इट इज ऑल्सो द रिचनेस ऑफ आर एक्सप्रेसिवनेस, ये बता रही हैं वो। एंड लैंग्वेज कल्चर और आइडेंटिटी जो है वो इंटरसेक्ट करता है, ऐसा उनका बोलना है। लैंग्वेज के थ्रू हम कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड अगर हम लैंग्वेज को खो देंगे तो हमारा पास्ट का लिंक भी खो जाएगा। और उससे क्या होगा, जो कल्चर है वो अपना सेंस ऑफ प्लेस, पर्पस एंड पाथ, ये तीनों खो देगा। इसका मतलब लैंग्वेज जो है वो कल्चर से बहुत कनेक्टेड है, ऐसा उनका कुछ पर्सपेक्टिव है। और अगर आप लैंग्वेज को खोते हो तो आप लोगों के सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग को अंडरमाइन करते हो। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? वीकन करते हैं। तो इसका मतलब ये जो लिंग्विस्ट हैं इनका जो ओपिनियन है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है विथ रिस्पेक्ट टू मैकवाटर। बट अगेन ये वाला पैरा भी ऑथर की बात नहीं कर रहा, ये पामेला सेरोटा के व्यू की बात कर रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ। सो लास्ट पैरा में ऑथर अपनी बात कर रहा है कि कई बार अगर कोई कम्युनिटी या कोई पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग ही खत्म हो जाते हैं और उनका लैंग्वेज भी खत्म होता है, वो एक फिजिकल लॉस है। बट जहां पे कल्चरल रीजंस की वजह से अगर एक लैंग्वेज खत्म होती है, तो ये बहुत बड़ा पर्सनल ट्रेजेडी है। देखो ये रहा। एंड ये ऑथर का ओपिनियन है, द लॉस ऑफ अ लैंग्वेज इज अ फार मोर पर्सनल ट्रेजेडी। क्योंकि अगर उस कम्युनिटी के लोग हैं बट फिर भी उनका लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा कल्चरल लॉस होगा उस कम्युनिटी के लिए, बिकॉज उनका आइडेंटिटी, उनका हिस्ट्री, वो सब भी खत्म होता है। और ये जो पूरा लाइन है, जो पूरा पैरा है, ये ऑथर का लास्ट कंक्लूजन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना कि कहाँ पे ऑथर बात कर रहा है, कहाँ पे वो किसी और का व्यू बता रहा है आपको कि कौन क्या कह रहा है, और कहाँ पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है। जब क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अगर वो मेन आइडिया पूछ रहा है तो आपको ऑथर के बारे में सोचना है। टोन पूछ रहा है तो ऑथर का टोन देखना है। अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मैक वॉटर ने क्या बोला या पामेला सेरोटे ने क्या बोला, तब आपको उनके पैर पर जाना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको पर्सनल कोई डाउट है या आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज चैट में डाल देना। मैं उसको अलग से स्पेसिफिकली भी एड्रेस कर दूंगी। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस पैसेज के, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अलग से पूछ सकते हो। नाउ
हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्फ्रेंस की ही बात कर रहा है। जैसे इन्फर वर्ड दिखा तो मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है प्लस कैट रेलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये वर्ड बिल्कुल पैसेज में आया था, देखो। मेनी एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स। तो ये चीज पैसेज में डायरेक्टली आई थी एक पैरा में, जहां पे ऑथर ने कहा था कि बहुत सारी एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो मैक वाटर के बात को सपोर्ट कर देंगी, बट सपोर्ट करने का रीजन कुछ अलग दिया हुआ था। तो उनका जो रीजन था वो प्रैक्टिकलिटी नहीं था, ये मैक वाटर का रीजन था कि चीजें आसान हो जाएंगी, ये उनका रीजन नहीं था। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है? लुक एट दिस वर्ड। अगर आप नाइवली बोल रहे हो, तो नाइव का मतलब होता है किसी को इनएक्सपीरियंस मानना, किसी को थोड़ा सा इतना वाइज नहीं मानना, जो बहुत समझदार नहीं होता है, जो वाइज नहीं होता, जो वल्नरेबल होता है, जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है। तो ये बहुत जजमेंटल वर्ड हो गया। ऑथर ने कहीं भी ऐसा जजमेंट पास नहीं किया है अबाउट एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स, तो आपको ऐसा वर्ड ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। नाउ इफ यू कंपेयर सेकेंड एंड द फोर्थ ऑप्शन, लैंग्वेजेस जो हैं वो आइडेंटिटी का पार्ट है, वो तो ठीक है, बट वो क्या चाहते हैं कि अगर एक ही कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी तो नेशन का एक यूनिफाइड आइडेंटिटी होगा। इसने क्या किया? मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करी। जबकि एस्पायरिंग गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं कि बाकी लैंग्वेज एक्सटेंट होके अगर एक सिंगल लैंग्वेज बन जाएगा तो उस नेशन का एक यूनिफाइबल कल्चरल आइडेंटिटी होगा, एक यूनिक सिंगल आइडेंटिटी बन जाएगा। दैट इज व्हाट दीज गवर्नमेंट्स वांट। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। और ये जो वर्ड है आपको एग्जैक्टली exactly उस पैरा में मिल भी जाएगा, यूनिफाइड वर्ड वहां पे आया भी है। तो यू कैन ऑल्सो चेक द वर्ड। अगर डाउट हो तो प्लीज पूछना। नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन, इसमें मे बी ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस पैसेज के लिए रिलेवेंट होंगे। आपको चारों के एंड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये चारों क्वेश्चंस ही इस पैसेज के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। बट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, सेंट्रल डिस्कशन बोला है, द सेंट्रल डिस्कशन इन द पैसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किस क्वेश्चन के अराउंड है? सो द एक्सटेंशन ऑफ अ लैंग्वेज, उससे क्या होता है? तो एक्सटेंशन से क्या एक यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी बनती है? ये सिर्फ एक पैरा में आ रहा है, जो थर्ड पैरा है, जहां पे वो बोल रहा है कि एस्पायरिंग नेशनल गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों सपोर्ट करते हैं मैकवाटर को। ये सिर्फ उसका रीजन है, ये पूरे पैरा का मेन डिस्कशन नहीं है। ये सिर्फ थर्ड पैरा में आ रहा है, तो ये मेन पार्ट नहीं हो सकता। मैकवाटर ने बोला है कि लैंग्वेज का लॉस एक आर्टिस्टिक लॉस तो होता है, बट क्या ये मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बाकी सारे पैरा में? नहीं। जो दो अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है वो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है। कैन बी रिगार्डेड एज अ लॉस ऑफ कल्चर और अ ग्रेट लॉस टू द कम्युनिटी। अब ये देखो कि कम्युनिटी एंड कल्चर, इफ यू कंपेयर द टू वर्ड्स, सो ऑथर ने बार बार जो अपना मतलब, अगर मैं आपको वापस भी लेके जाऊं पैरा के ऊपर, तो वो जो वर्ड मेनली यूज करना चाहता है वो कल्चर है। देखो, look at this last statement, conclusion. The loss of a language is a far more personal tragedy, at least to those within that culture. और उससे पहले भी यही बोला है कि उस कल्चर के जो लोग हैं उनका पर्पस, पाथ, प्लेस सब लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑथर ने कल्चर और लैंग्वेज को मेनली लिंक किया है, और लॉस ऑफ लैंग्वेज को कल्चर का लॉस भी बताया है। तो ऐसा ऑप्शन जो मेजॉरिटी चीज को कवर करेगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द सेकेंड वन। Can it be regarded as a loss of culture? Second is the right answer.
नाउ इसका जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग टाइप था। अभी शायद क्रिटिकल रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। सो है तो आरसी का ही पार्ट, बट क्रिटिकल रीजनिंग से मैच करता है। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है ना, वो आपसे ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कराता है, वीकन कराता है, अजम्पशन पूछता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा अगर फॉल्स होगा तो वो सेरोटा कोड के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कर देगा। क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा ट्विस्टेड है अगर ध्यान दोगे तो। इनमें से कौन सा अगर फॉल्स होगा तो स्ट्रेंथन कर देगा। तो एक तरीका तो क्या है कि आपको इन सबको नेगेट करना पड़ेगा, मतलब इन सबको पहले फॉल्स करो, उसके बाद चेक करो कि कौन सा उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करता है। या फिर इसको अगर एग्जाम में सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो, फॉल्स होगा तो स्ट्रेंथन करेगा, अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, वीकन करेगा, राइट। तो इसको उल्टा कर देते हैं, इनमें से कौन सा अगर ट्रू होगा तो वो उनके आर्गुमेंट को क्या करेगा, स्ट्रेंथन की जगह वीकन करेगा, अटैक करेगा। तो उसमें क्या है, अपने को हर एक को फॉल्स करके देखने की जरूरत नहीं है। इनको एज इट इज अपन रीड कर लेंगे चारों को, और इनमें से जो उनके आर्गुमेंट को अटैक कर रहा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो उसमें काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, उल्टा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेरोटा कोड का आर्गुमेंट क्या था, जो मैक वॉटर के बाद में आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट है पर्सनल नरेटिव के लिए, आइडेंटिटी के लिए, कल्चर के लिए। इट गिव्स अ सेंस ऑफ पर्पस, हमारा कल्चर, कम्युनिटी, ये सब लैंग्वेज से बहुत हद तक कनेक्टेड है, ऐसा उनका बोलना था। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे तो एवरी लैंग्वेज क्या करता है, उसका एक वैल्यू सिस्टम होता है, कल्चरल फीचर्स होते हैं, फिलोसफी होती है। तो ये बात तो सही है, इससे अटैक नहीं होगा उनका आर्ग्यूमेंट, तो इसको इग्नोर कर दो। अगर लैंग्वेज का एक्सटिंक्शन होता है तो उससे आपका यूनिक कल्चरल नॉलेज जो है उसका लॉस होगा, ये बोला ही है उन्होंने। तो ये भी इसको वीकन नहीं करेगा, इसको भी हटा दो। नाउ अगर amazon फॉरेस्ट का जो लैंग्वेज है वो अगर खत्म हो जाएगा, सो अगर amazon जो रीजन है अगर वहां का लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, तो amazon रेन फॉरेस्ट का लैंग्वेज भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर एक प्लेस का लैंग्वेज खत्म हो रहा है तो उस प्लेस का हिस्ट्री एंड नॉलेज भी देखो खत्म हो रहा है। और सेरोटा कोर्ट ने यही बोला है कि अगर लैंग्वेज खत्म होगा तो वहां का हिस्ट्री, नॉलेज, नरेटिव सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी अटैक नहीं कर रहा है, इसको भी हटा दो। मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को फॉल्स नहीं कर रही हूं अब, मैं इनको एज इट इज रीड कर रही हूं। जो आर्ग्यूमेंट अटैक करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन फॉल्स कंसिडर करो, मतलब इनको उल्ट फॉल्स मान के चलो, और फिर जो स्ट्रेंथन करेगा वो आंसर हो जाएगा। मैंने उसको सिंपल कर दिया, मैं इन सबको चारों को ट्रू मान के चलूंगी, जो स्ट्रेंथन की जगह वीकन करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। नाउ लुक एट द लास्ट ऑप्शन। एक पर्सन का जो मदर टंग होता है, जैसे आपका हिंदी हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, वो लिबरेटेड है। लिबरेटेड का मतलब इंडिपेंडेंट है उस पर्सन के हेरिटेज एंड बिलीफ सिस्टम से। कहने का मतलब ये है कि आपके मदर टंग का आपके कल्चर से, आपकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब जो लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है, उसका आपके कल्चर से, आपके हेरिटेज से, आपकी बिलीफ से कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सेरोटा कोड के आर्गुमेंट को बिल्कुल उल्टा कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से लैंग्वेज कल्चर से लिंक करती है, नरेटिव से लिंक करती है, हिस्ट्री से लिंक करती है, हमारे हेरिटेज से लिंक करती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये अगर ट्रू है तो ये उनके आर्ग्यूमेंट को वीकन करता है, सो दिस बिकम्स द राइट आंसर। तो मैंने सिंपल करने के लिए क्या किया, सबको फॉल्स करने की जगह मैंने उल्टा कर दिया कि जो ट्रू है और जो स्ट्रेंथन की जगह वीकन करेगा वो आंसर हो जाएगा, एक ही बात है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज। क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना, नॉट एन अजम्पशन बोला है, तो इनमें से कौन सा एक अजम्पशन नहीं है मैकवॉटर के आर्गुमेंट का। तो मैकवॉटर
का आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई अगर लैंग्वेजेस खत्म होके हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज हो जाता है या कम लैंग्वेज हो जाते हैं तो प्रैक्टिकली इजी हो जाएगा। आर्टिस्टिक लॉस तो होगा लेकिन प्रैक्टिकलिटी वाइज चीजें बहुत आसान हो जाएगी, लर्निंग आसान हो जाएगी। एंड उनके हिसाब से लर्निंग अगर आसान हो रही है लैंग्वेज के डेथ से तो इसका मतलब नॉलेज का लॉस भी नहीं हो रहा है और आप एक दो लैंग्वेज में सारा नॉलेज कवर कर सकते हो। ऐसा उनका सोच था। और उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज और कल्चर जो है वो इनहेरेंटली लिंक नहीं है। इनहेरेंट लिंक का मतलब क्या होता है कि बाय बर्थ कनेक्टेड नहीं है। वो कनेक्शन कैसे बना है वो हम जब ज्योग्राफिकली, आप राजस्थान में हो तो आप मारवाड़ी बोलना शुरू कर दिए, गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, तो ये सिर्फ ज्योग्राफिकली कल्चर से लिंक हो गया है। बट बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ लिंक नहीं है, ऐसा उनका बोलना था। अब इसके अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो हमेशा एक्सट्रीम ऑप्शंस पे ध्यान रखना। देखो प्रैक्टिकलिटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिस्टिक वैल्यू से। उन्होंने बोला ही था कि आर्टिस्टिक लॉस तो होगा लेकिन प्रैक्टिकली चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और इसलिए वो चाहते थे कि हम लैंग्वेजेस को एक्सटेंट होने दें। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो इसको हटा दो। नॉट एन अजम्पशन बोला है, बी केयरफुल। अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज खत्म भी होता है तो उससे नॉलेज खत्म नहीं होगा। तभी उन्होंने बोला है कि लर्निंग आसान हो जाएगा, तो ये भी सही बात है। ये भी आंसर नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम है, लुक एट दिस वर्ड। लैंग्वेज और कल्चर का इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है। इनहेरेंट का मतलब बाय बर्थ कनेक्शन नहीं है। लेकिन कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, नो इंटरसेक्शन 100%। ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया इन्फ्रेंस के लिए। ऐसा नहीं बोला है कि बिल्कुल कोई लिंक है ही नहीं। सो इनहेरेंट कनेक्शन होना और नो कनेक्शन होना दो अलग चीजें होती हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे इन्होंने गलत लगा दिया, एक्सट्रीम वर्ड लगा दिया। तो ये अजम्पशन रिक्वायर्ड नहीं था। सो सेकंड इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। चेक कर लो इसमें कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अभी अपन लेट्स मूव टू सम पैराजंबल वाले क्वेश्चंस। अब जैसे अगर आपने एक पैसेज को अटेम्प्ट किया एग्जाम में तो आप अगर थोड़ा ब्रेक चाहते हो आरसी से तो आप कपल ऑफ वीए क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। मतलब अगर मैं एग्जाम देती तो मैं ऐसे ही करती कि मैं एक आरसी ट्राई करती एंड देन मे बी दो तीन क्वेश्चंस वीए के ट्राई करती, फिर एक और पैसेज ट्राई करती। अब जैसे ये जो 17 एंड 18 क्वेश्चन है ये दोनों आपके पैराजंबल्स के क्वेश्चंस थे ना। 17 भी पैराजंबल था, 18 भी पैराजंबल था। सरप्राइजिंगली दोनों पैराजंबल्स काफी अटेम्प्टेबल थे। मतलब ये वो खतरनाक वाले पैराजंबल नहीं थे जिसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत हार्ड होता है, जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि किसको किससे कनेक्ट करें। यहाँ पे ग्रामर आपका बहुत हेल्प करता, कीवर्ड्स को अगर आप कनेक्ट कर लेते तो बहुत हेल्प हो जाती। प्लस टॉपिक वाइज भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। अब जैसे अगर मैं चेक करती हूँ, देखो इफ आई लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, वी लिव इन ट्रैजिक टाइम्स, टाइम्स की बात हो रही है तो मतलब ये स्टार्टिंग हो सकती है। प्लस ट्रैजिक टाइम्स बोला है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। इसमें सच पहले आ रहा है। सच कब आएगा? जब आप इसके बारे में पहले बात कर कर चुके होगे ना। सच एज कोई चीज का एग्जाम्पल देना चाहते हो तो तभी वो सच आ सकता है। इसका मतलब हम पहले कोई ट्रेजेडी की बात कर चुके हैं या ट्रैजिक टाइम्स की बात कर चुके हैं तभी वो सच ट्रेजेडी की बात कर रहा है। देन ये देखो, ये द ह्यूमन राइट को टू हेल्थ को एक्सप्लेन कर रहा है। और अब यहां देखो द राइट, कौन सा राइट? डेफिनेट आर्टिकल लगाया है पहले, तो कौन से राइट की बात हो रही है? ये रहा वो राइट। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा बहुत इजीली। और ये क्रिटिक्स की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली क्रिटिक्स की बात तो लास्ट में ही आएगी जब पूरा एक्सप्लेन कर चुके होंगे। सो बहुत सिंपल था कि पैरा फर्स्ट से शुरू होना चाहिए था, दैट वी लिव इन ट्रैजिक टाइम्स, जहां पे वी वांट टू अवॉइड एग्जैसरबेटिंग द कोरोना वायरस, कि वो और वर्सन ना हो जाए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस और स्प्रेड ना करे।
सो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 के बाद नेचुरली उससे 4 कनेक्ट करेगा। द ह्यूमन राइट टू हेल्थ कैन हेल्प अस रिस्पॉन्ड टू सच ट्रेजेडीज। कौन सा ट्रेजेडी? ये जो यहां हमने बात किया था। सो 1 के बाद 4 आ जाएगा। नाउ द ह्यूमन राइट टू हेल्थ, द राइट शुड, उस राइट को क्या करना चाहिए एंड उसमें क्या क्रिएटिव रिजॉल्व होना चाहिए एंड ऑल दैट। सो 1 4 3। एंड देन लास्टली जो क्रिटिक्स हैं उनको भी इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इस राइट को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसका क्या रीजन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो 1 4 3 एंड 2 बिकम्स द फाइनल ऑर्डर। तो आई वुड से कि मतलब एज अ पैरा जंबल, ऑल्दो ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन ये बहुत अटेम्प्टेबल था, इजी था। जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मैं इसको इजी में ही रेट करूंगी, और ये काफी हद तक मतलब इसमें आप स्कोर कर सकते थे। ये वैसा पैरा जंबल नहीं था जिसमें मतलब एक्यूरेसी बहुत सफर करे या बहुत कम लोग उसको हैंडल कर पाए। ये क्वाइट अटेम्प्टेबल था। सो 1 4 3 2 इज द राइट आंसर। 18th वाला भी चेक करते हैं। 18th was also something that was quite simple. Again, topic wise easy to understand था। ग्रामर का बहुत हेल्प था। आइडियाज का बहुत हेल्प था जो आपको पढ़ाया था पैराजम्बल्स में। अब जैसे फर्स्ट वाला जो इसका सेंटेंस है, मोस्ट रिवीलिंगली, मोस्ट इज अ प्रोनाउन, सीधे उससे शुरू कर रहा है और रिवीलिंगली बोल रहा है, तो मतलब क्या टॉपिक है, क्या रिवील करना चाहते हो, किस चीज की बात हो रही है, तो ये उतना अच्छा स्टार्टिंग नहीं लग रहा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो, नाउ वी हैव मीनियंस, ये नाउ पे चला गया, मतलब प्रेजेंट पे आ गया। क्या पैरा सीधे प्रेजेंट पे आना चाहिए? एंड ये ऑन लिंक्डइन की बात कर रहा है, मतलब कोई चीज का एग्जाम्पल दे रहा है दैट आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे अबाउट हाउ वर्कर्स कैन लर्न फ्रॉम द मीनियंस। सो लिंक्डइन क्या है? इट इज आर कॉर्पोरेट अ काइंड ऑफ सोशल साइट जहाँ पे हम सारे अपने वर्क प्लेस जॉब्स एंड वो सब डिस्कस करते हैं। तो वहां पे बताया है कि मीनियन से कितना कुछ अपन सीख सकते हैं। बट पैरा शुरू कैसे होगा एंड मीनियंस के पहले भी कुछ है क्या? तो देखो ये रहा, यू मे हैव जस्ट फिनिश्ड एप्पल टीवी सेवरेंस। तो आपने एक शो को कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, दिस इज द पास्ट। और उसके बाद यू हैव मीनियंस नाउ, दिस इज व्हाट यू कैन वॉच नाउ। तो एक सीरीज आपने पहले फिनिश कर ली है जिसमें आपको फ्यूचर ऐसा बताया है कि कैसे इतना ब्लीक फ्यूचर है, मतलब इतना डल फ्यूचर है, इतना होपलेस फ्यूचर है एंड ऑल दैट। तो वो सीरीज तो खत्म हो गई है, और अभी कौन सी सीरीज आई है प्रेजेंट में? यू हैव मीनियंस नाउ। सो आप पैरा शुरू करोगे 4 से, देन कम्स सेकेंड, एंड देन फर्स्ट आएगा दैट मोस्ट रिवीलिंगली रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट कल्चर लव्स द मीनियंस, एंड उसका एग्जाम्पल दैट आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे दैट वर्कर्स कुड लर्न फ्रॉम द मीनियंस। सो 4 2 1 3, 1 का एग्जाम्पल 3 में आ रहा है, दिस बिकम्स द पैराग्राफ। सो ये दोनों क्वेश्चंस ही बहुत, आई वुड से दैट कैट लेवल के हिसाब से क्वाइट इजी टू अटेम्प्ट। आप दोनों ट्राई कर सकते थे एंड दोनों इजीली करेक्ट भी हो सकते थे। कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आए। ग्रामर है, क्रोनोलॉजी है, सीक्वेंस बनाओ, पहले क्या फिनिश किया, फिर अभी मीनियंस का सीरीज है, फिर कॉर्पोरेट कल्चर को मीनियंस पसंद है, तो उसका एग्जाम्पल आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। तनस्वी, पैराजम्बल्स को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए? आई वुड से दैट अराउंड 2 minutes शुड बी गुड इनफ। अगर आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है तो 3 minutes शुड बी द अपर लिमिट, बट नॉट मोर देन दैट। आइडियल आइडियल टाइम शुड बी 2 minutes।
नाउ 19th वाज अ समरी क्वेश्चन। अब ये हर एक का अपना मतलब देखो, सबका अपना एक फ्लेयर होता है, एक नेचुरल स्किल होता है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो समरी में बहुत अच्छा करते हैं, मतलब उनका समरी का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। कुछ स्टूडेंट्स का ऑड वन आउट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, कुछ पैराजम्बल्स को अच्छे से कर लेते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ये अभी अपन नहीं बोल सकते। बट आप जब मॉक्स देते जाओगे तो अपना स्कोरिंग नोट करना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि मैंने दो पैराजम्बल किए, मे बी दोनों ही गलत हो गए हो आपके, या दोनों सही हो गए हो, या एक गलत एक सही हुआ हो। ऐसे ही समरी का लिखना कि तीन समरी क्वेश्चन थे या दो समरी क्वेश्चन थे, आपके कितने करेक्ट हुए। तो जब आप 10-12 मॉक्स दे दोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके नंबर्स कहाँ जा रहे हैं। कि अगर आपने 20 समरी क्वेश्चन किए ओवरऑल 10 मॉक्स के अंदर, तो 20 में से आपके कितने करेक्ट हुए। अब अगर आपका 40% ही एक्यूरेसी आ रहा है उसमें, इसका मतलब या तो आपको समरी पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या फिर वो आपका नेचुरल एडवांटेज नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग कि जिसमें एक्यूरेसी कम आ रहा है उसको छोड़ दो बिल्कुल। बट आप एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि अगर टाइम का कंस्ट्रेंट आएगा तो मैं पहले इसको टाइम दूंगा, अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं अपने वीक वाले पार्ट को भी एड्रेस करूंगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हर चीज के लिए टाइम मिल पाएगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा फिर। तो वो चूज करना जो आपका स्ट्रेंथ है ओवर जो आपका वीकनेस है। नाउ जैसे अब ये वाला जो समरी वाला क्वेश्चन था, पैसेज बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ऑप्शंस थोड़े से क्लोज थे, आई वुड से दैट। मतलब अगर मुझसे कोई पूछेगा तो उस पैराजम्बल्स और उस समरी में मुझे समरी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगा, क्योंकि समरी के ऑप्शंस बहुत क्लोज थे इसमें। अब ये बोल क्या रहा है कि लॉ जो हमने बनाया है लाइफ में वो कॉमन गुड के लिए है एंड ऑल दैट, लेकिन साइबर स्पेस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ तो नहीं है। अब उसका रीजन क्या है, उसमें दो फैक्टर्स हैं, एक डिबेट है उसमें दैट क्या स्टेट को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेना चाहिए इन क्रिएटिंग इंटरनेशनल लॉ ऑन साइबर स्पेस। और एक ग्रुप क्या बोलता है कि साइबर स्पेस को फ्री रहने दो, उसमें इतने हार्श लॉज लेके मत आओ। तो इसलिए एक पजल है, एक क्वेश्चन है कि जो स्टेट्स हैं क्या उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है, और क्या उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सब में ऐसे इन्वॉल्व होकर लॉज को क्रिएट करें, या फिर ये उनका परव्यू है ही नहीं, मतलब उनपे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी ही नहीं चाहिए और साइबर स्पेस को एक फ्री स्पेस करके छोड़ देना चाहिए। अब अदरवाइज क्या है, आप अपने स्टेट के लॉ से गवर्नड हो, अपने कंट्री के लॉ से गवर्नड हो, बट साइबर स्पेस में ऐसा करें कि ना करें, इसको लेके एक डिबेट है, एकेडमिक डिबेट है, और जिसका सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, एक पजल है वो। अब जैसे इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको, मतलब कौन से ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे अब सेकेंड ऑप्शन देखो, ये जो एग्जाम्पल है थॉमस एक्विनस का, थॉमस एक्विनस इस पैरा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग में एक लाइन दिया था कि लॉज आर मेड फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैन, बट ये लाइन सिर्फ एक कोट है पैरा को स्टार्ट करने के लिए, इसका साइबर स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ऑप्शंस को प्लीज अवॉइड करो जहां पे आपको लगता है कि एग्जाम्पल को डाल दिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्थ ऑप्शन को देखो, वेदर इंटरनेशनल सोवरेनिटी नीड्स टू बी इवेल्युएटेड, एज इन ये देखो कि लॉज अप्लाइज टू स्टेट्स एंड सोवरेनिटी नीड्स टू बी इवेल्युएटेड अगेंस्ट दैट लॉ इज मेड फॉर कॉमन गुड। ये कहाँ बोला है कि सोवरेनिटी को इवेल्युएट करना है। तो ये लाइन ही गलत है कि आपको मतलब साइबर स्पेस में सोवरेनिटी को इवेल्युएट करना है अगेंस्ट द प्रिंसिपल दैट लॉ इज मेड फॉर द कॉमन गुड। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है इवेल्युएट करने को। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी क्लियरली एलिमिनेटेड। सो वो जो फर्स्ट लाइन थी दैट लॉ इज मेड फॉर द कॉमन गुड, वो जनरल लॉ की बात कर रहा था। जो लॉ एंड ऑर्डर अपन बोलते हैं कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लॉज बनाए गए हैं, ये क्यों बनाए गए हैं?
फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैन। बट फिर पैरा बिल्कुल डिफरेंट टर्न लेता है, वो साइबर स्पेस के आइडिया पे चला जाता है। तो उस लॉ के अगेंस्ट साइबर स्पेस के लॉ को इवेलुएट करना है, ऐसा पैरा ने कहीं नहीं बोला है। पैरा तो स्टेट के रोल की बात कर रहा है। सो यू कैन कंपेयर फर्स्ट एंड द थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिख रहे होंगे। अगर आपके पास अपना पेपर है तो वहां से भी खोल के कंपेयर कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। सो हमारा जो डिबेट है वो किस बारे में है कि स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अराउंड द रोल ऑफ द स्टेट, राइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थर्ड ऑप्शन, हाउ स्टेट शुड टेक इन्फ्लुएंशियल रोल्स। स्टेट का रोल कितना इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर कर रहा है। लेट मी टेक यू टू दैट ऑप्शन। सो कितना इन्फ्लुएंशियल रोल है, दैट इज नेवर द प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकेंड। सो ये देखो, वेदर इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज टू द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स। तो मतलब स्टेट्स का रोल कितना इन्फ्लुएंशियल है वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये लॉ स्टेट्स पे अप्लाई भी करेगा कि नहीं करेगा। एंड देर इज अ लॉट ऑफ एकेडमिक डिबेट अराउंड इट, जो बोला गया था उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है। एंड ऑब्वियसली साइबर स्पेस में कोई इफेक्टिव लॉज भी नहीं है। तो ये रहा देखो, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लॉज, दिस यू कैन फाइंड हियर इन दिस फर्स्ट लाइन। तो अभी तक हमारे पास कोई इफेक्टिव लॉज भी नहीं है, इसको लेके बहुत ज्यादा एकेडमिक डिबेट भी है, कोई एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा है। एंड द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर इज कि वेदर इंटरनेशनल लॉ विल इवन अप्लाई टू द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन साइबर स्पेस इन द एज ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी। तो इसने पूरे पैरा को इफेक्टिवली समराइज कर दिया, एंड दिस बिकम्स द राइट आंसर। समरी क्वेश्चंस में एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स को इंक्लूड नहीं करना है। अम, अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हुआ है, बट कोई एक वर्ड गलत आ गया है, तो वो कभी आंसर नहीं बनेगा। अगर 90% आपको लग रहा है कि वो ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट उसमें एक गलत वर्ड ऐड हो गया है, तो वो आंसर नहीं बनना चाहिए। गलत कोई वर्ड, कोई एक्सट्रीम वर्ड, आउट ऑफ स्कोप वाला वर्ड, ऐसा वर्ड कभी ऐड मत करना। अब जैसे उसने बोला कि वेदर स्टेट्स हैव एन इन्फ्लुएंशियल रोल, इन्फ्लुएंशियल की कोई बात ही नहीं हुई थी। देन एक ऑप्शन ने क्या बोला कि लॉस, मतलब साइबर लॉस को इवेलुएट करना है अगेंस्ट कॉमन लॉज और अगेंस्ट लॉ एज अ कॉमन गुड, ये इवेलुएट करने की कोई बात ही नहीं हुई है। सो थॉमस एक्विनस का जो स्टेटमेंट है वो तो सिर्फ एक स्टार्टिंग का कोटेशन था, उसका बाकी साइबर स्पेस से कोई कनेक्शन है ही नहीं ना। तो ये भी आपको समझना था। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि 90% ये सही है, बट राइट आंसर वो होगा जो भले ही आपको 60% ही इफेक्टिव लग रहा हो, बट उसमें कोई गलत वर्ड कभी नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी एक्सट्रीम वर्ड, आउट ऑफ स्कोप वाला वर्ड या कोई रॉन्ग टर्म, वो कभी ऐड मत करना। नाउ इफ आई टेक यू टू द सेकेंड पैसेज, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो किसी भी पैसेज में तो अलग से पूछ सकते हो। सेकेंड पैसेज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे था, रिचुअल्स की बात कर रहा था। एंड रिचुअल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट। रिचुअल्स का पर्पस क्या है, हमारे एम्बिगुअस फीलिंग्स को स्ट्रक्चर दे पाना एंड गाइडेंस देना। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, न्यूबॉर्न्स को बैप्टाइज करते हैं। सो इट इज अ वे ऑफ वेलकमिंग देम इनटू क्रिश्चियनिटी,
प्लस उनके पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि उनको क्या स्पिरिचुअल रूल्स फॉलो करने हैं, क्या मॉरल वैल्यूज देने हैं। तो क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, हिंदुइज्म में आपके पास नामकरण संस्कार होता है, छोटे बच्चों का मुंडन किया जाता है। तो ये सब हिंदुइज्म के संस्कार होते हैं, राइट। पारसीज का कुछ और होता है, इस्लाम में कुछ और होता होगा। तो ये सब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, और इसमें कैसे चेंज आ रहा है। पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी एंड बर्थ जो था, इट वॉज नॉट अ पब्लिक एक्सपीरियंस, इवन द फादर वॉज नॉट अलाउड इनसाइड द हॉस्पिटल, इनसाइड द लेबर रूम एंड ऑल दैट। बट अब वो चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो गया है, मेटर्निटी क्लोथ्स आ गए हैं, यू हैव शूट होता है, बेबी शावर होता है। तो रिचुअल्स बदल रहे हैं, आइडिया ऑफ मदरहुड बदला है। um, हम कैसे चीजों को प्रिवेसी के टर्म्स में देखते हैं वो भी चेंज हो गया है। देन थर्ड पैरा में उसने क्या बताया कि रिचुअल्स भी बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे बैप्टिज्म जो है आपका वेस्टर्न यूरोप में, नदर्न यूरोप में डिक्लाइन कर रहा है। अभी बहुत जगह बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इट हैज बिकम अ पर्सनल चॉइस। देन फ्यूनरल में भी कैसे राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, वो सब भी बहुत कुछ बदल गया है। देन इसके बाद जो आपका लास्ट पैरा था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन है, देखो। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न सोसाइटी में बर्थ इज मोर अ पैसेज देन अ राइट ऑफ द पैसेज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको समझना इंपॉर्टेंट था कि ये क्या बोलना चाहता है। और ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न सोसाइटी में हो रहा है, मतलब मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी में, ड्यू टू अ लैक ऑफ कलेक्टिव रिचुअल्स अराउंड प्रेगनेंसी एंड बर्थ। इसका मतलब क्या है, देखो। राइट ऑफ पैसेज और पैसेज का मतलब क्या है? पैसेज इज नथिंग बट कोई चीज का चेंज होना, बायोलॉजिकल चेंज होना, चेंज ऑफ स्टेट होना। एक बच्चा जब बॉर्न होता है, उसके पहले वो फीटस रहता है, अपने मदर के अंदर रहता है, तो उसका एक अलग बायोलॉजिकल स्टेट है, एंड देन वो बॉर्न हो जाता है एज अ लिविंग क्रिएचर आउटसाइड। सो दैट इज अ पैसेज, कि वो चेंज हुआ फ्रॉम अ फीटस टू अ न्यू बॉर्न। राइट ऑफ पैसेज का मतलब क्या है? जहां पे कोई चीज में, मतलब इन अ वे देयर इज अ कल्चरल चेंज ऑल्सो हैपनिंग। सो राइट ऑफ पैसेज का मतलब क्या है कि हम उसे एक सिर्फ एज अ बायोलॉजिकल बीइंग नहीं देख रहे हैं, वो बॉर्न हुआ तो उसको एक कल्चर में वेलकम किया जा रहा है, एंड वो एक कम्युनिटी में एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो हिंदू बन के एंटर हो रहा है, तो आप उसे एक नाम दोगे एज पर हिज कल्चर, आप उसका एक नामकरण संस्कार करोगे, उसका मुंडन करोगे। सो देर वुड बी अ सेरेमनी एंड ऑल दैट, ऑल दोज थिंग। तो वो राइट ऑफ पैसेज है। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि वो राइट ऑफ पैसेज खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी अपन उतने रिचुअल्स और वो सब फॉलो नहीं करते हैं। अभी जो हॉस्पिटल होता है, वो जो भी करता है, वो जो भी सिखाता है पेरेंट्स को कि आपको कैसे अपने चाइल्ड को रेज करना है, कैसे उसको फीड करना है, वो सब चीजें हॉस्पिटल करता है। लेकिन जो एक सेरेमोनियल होता था पहले के टाइम पे, उससे वो काफी डिफरेंट हो गया है। वो स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स पे फोकस करता था। तो अगर किसी का डेथ हो रहा है, किसी का नाम रखना है, किसी का मुंडन करना है, शादी होनी है, तो ये अलग अलग तरह के लाइफ के इवेंट होते थे, जिसपे कि अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके वैनिश होता जा रहा है। एंड ऑथर इज सेइंग दैट द एब्सेंस ऑफ अ रिचुअल एट द स्टार्ट ऑफ लाइफ इज समथिंग स्ट्राइकिंग। मतलब ये काफी चेंज आ गया है। एंड आई थिंक इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, वो उसी लाइन पे ही बेस्ड है। जो लाइन हम डिस्कस कर रहे थे अभी, राइट ऑफ पैसेज वाला, उसी पे क्वेश्चन पूछा है उसने। So, in contemporary Western society, birth is more a passage rather than rite of a passage due to lack of collective rituals during pregnancy and birth. इनमें से कौन सा इस स्टेटमेंट के एसेंस को कैप्चर करता है? अब जैसे इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करते हो, देखो। पेरेंट्स हैव नो गाइडेंस बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कलेक्टिव रिचुअल्स। उस लाइन में, उस पैरा में गाइडेंस की बात कहीं भी नहीं हो रही है, तो इसको हटा दो। चाइल्ड बर्थ इज मेरली अ सेरेमनी, ये भी नहीं बोला है। सेरेमनी तो हो रही है, लेकिन हॉस्पिटल जो भी कुछ बता रहा है उस सेंस में हो रही है। उसको हम एक कम्युनिटी के वे में जो एक एंटर कराते हैं कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है, बैप्टाइज करके, वो सब नहीं हो रहा है।
मॉरल ओरिएंटेशन का उस पैरा में कोई बात नहीं हो रहा है, लास्ट पैरा में, इसको भी हटा दो। फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो, न्यूबॉर्न्स जो है वो एक कम्युनिटी को एंटर नहीं कर रहे बिकॉज लैक ऑफ कलेक्टिव रिचुअल्स अराउंड प्रेगनेंसी एंड बर्थ। तो वो जो होता है कि अगर आप का नामकरण होना है तो आपका नाम एक हिंदू नाम पे होना चाहिए, या अगर आप पारसी हो, या अगर आप यू कम फ्रॉम एन इस्लामिक फैमिली, या अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका क्या नाम होना चाहिए। प्लस आपको बैप्टाइज करके क्रिश्चियनिटी में वेलकम करेंगे, या आपको हिंदुइज्म में वेलकम करेंगे, तो वो सब नहीं हो रहा है। सो दे आर नॉट एंटरिंग अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कलेक्टिव रिचुअल्स। So that is the difference between birth as a passage and birth as a rite of passage. As a passage का मतलब सिर्फ चाइल्ड का बॉर्न होना है, फ्रॉम फीटस टू अ चाइल्ड। राइट ऑफ पैसेज का मतलब आप सिर्फ पैदा नहीं हो रहे हो, आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हो। बट वो चीज अब खत्म होती जा रही है, ऐसा ऑथर बोल रहा है, इन दी कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसका उसने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे बैप्टिज्म नहीं करते हैं, तो पहले क्रिश्चियनिटी में कंपलसरी था कि हर बच्चे को बैप्टाइज किया जाता था, उसे क्रिश्चियनिटी में वेलकम किया जाता था उसके बर्थ के बाद से, और उसका नाम भी रखा जाता था। तो वो सब ट्रेडिशंस अभी खत्म होते जा रहे हैं। नाउ सिक्स्थ वाला भी इन्फ्रेंस क्वेश्चन है, देखो। ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट लाइकली बोला है, तो एक तरह से इन्फ्रेंस का ही क्वेश्चन है। एक्सट्रीम वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखना, जनरली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक्सट्रीम वर्ड्स में मिल जाएगा। कई बार कोई ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम होगा, वो पक्का गलत होगा, वही आंसर हो जाएगा। लीस्ट लाइकली का मतलब ऑथर उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, रैशनल नॉलेज जो है वो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर दे, तो ये बहुत सेफ लैंग्वेज है। डज नॉट नेसेसरली मतलब जरूरी नहीं है। रिचुअल्स अराउंड बर्थ आर इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट तो होते ही हैं, क्योंकि वो आपको एक सोशल, तो ऑथर ने भी ऐसा नहीं बोला है कि रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एंड जो पेरेंटिंग के करंट रिसोर्सेज हैं उसमें एडवाइस जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, ये भी हो सकता है। बट ऑथर ने क्या बोला कि जो रिचुअल्स होते हैं उनका कई बार मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है, वो आपको मॉरल्स भी सिखाते हैं। बट इस लैंग्वेज को देखो, इट हैज अ नेसेसरी एंटीसीडेंट। एक तो रिचुअल्स से मॉरल्स आते हैं, ये बोल रहा था ऑथर ने, कि कुछ रिचुअल्स जो हैं वो हमें मॉरल्स सिखाते हैं, ऐसा कहा था। अब इसका मतलब हर मॉरल ऑब्लिगेशन के पीछे कंपल्सरीली एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस होगी। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? पहले आना। एंटी मीन्स बिफोर होता है। तो मॉरल ऑब्लिगेशन के पहले जरूरी है कि कोई ना कोई रिचुअल प्रैक्टिस होगी, ये कंपल्सरी है, ऐसा आपका ऑप्शन बोल रहा है। ये वर्ड बिल्कुल गलत है, आप नेसेसरी नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको वो लाइन भी दिखाऊं, अगर कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप वापस पैसेज को रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इसका आंसर एक लाइन से ही आएगा, तो वापस जा सकते हैं अपन। अब ये लाइन देखो, रिचुअल्स कैन बी ऑफ मॉरल ओरिएंटेशन। लैंग्वेज कंपेयर करो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैन बी, बट इट डज नॉट मीन दैट इट ऑलवेज प्रिस्क्राइब्स देम। उसने खुद ही बोला है कि इसका मतलब हमेशा प्रिस्क्राइब करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुद ही बता दिया है उसने आपको यहां पे। अब अपने ऑप्शन पे वापस जाओ, उसने क्या लैंग्वेज यूज किया है देखो। ये देखो, जो चीज को वो कैन भी बोल रहा है और खुद ही बोल रहा है कि ऑलवेज नहीं करेगा, तो वहां पे आप नेसेसरी कैसे बोल सकते हो? तो क्लियरली ये एक चीज है जो ऑथर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, या इसको लीस्ट सपोर्ट करेगा, बिकॉज इसका लैंग्वेज बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। सेवेंथ वाला भी आपका इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, अगेन टिपिकल कैट क्वेश्चन है। इन्फ्रेंस में ध्यान रखना, डेटा अगर पैसेज में नहीं दिया है
तो कहीं से भी डेटा को इन्फर मत कर देना। अब जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, इट हैड फ्यूअर बेबीज बैप्टाइज देन रेस्ट ऑफ यूरोप। आपके पास रेस्ट ऑफ यूरोप का डेटा भी नहीं है ना, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज का डेटा है, तो ये फ्यूअर बेबीज आप कैसे कंपेयर करोगे? तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल मत लेके जाओ। देन यू लुक एट द सेकेंड ऑप्शन अगेन, मेजोरिटी वर्ड देखो। द मेजोरिटी ऑफ पीपल अवॉइड पार्टिसिपेशन इन रिचुअल्स। मेजोरिटी इज अगेन मोर देन 50%, राइट? तो ये कहाँ से इन्फर करोगे? मेजोरिटी के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लगता है कि डेटा की बात कर रहा है, उस पे हमेशा थोड़ा अलर्ट रहो, डेटा इन्फर नहीं होना चाहिए। एंड बैप्टिज्म इज नॉट लिंक्ड विद रिलीजियस सेरेमनी, ऐसा नहीं बोला है। आज की सोसाइटी में बैप्टिज्म का जो इवेंट है वो कम हो गया है। मतलब बहुत जगह लोग बैप्टिज्म नहीं करवा रहे अपने बच्चों का, या उस सेरेमनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट वो रिलीजियस सेरेमनी से लिंक ही नहीं करता, ऐसा नहीं बोला है। अब अगर मैं किसी का नामकरण करने वाली हूं तो वो एक हिंदू रिलीजियस सेरेमनी तो रहेगा ही ना। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही नाम रखते हैं, वो करते हैं। तो बैप्टिज्म कनेक्ट नहीं करता है रिलीजन से, ऐसा नहीं बोल रहे अपन। बहुत सारे जगह पे बैप्टिज्म करवाया ही नहीं जाता, ये बोलना है अपने को। बट इट इज नॉट एसोसिएटेड, ये लाइन बिल्कुल गलत है। सो थर्ड के नॉट बी द आंसर। हाँ, जो मॉरल गाइडलाइंस है पेरेंटिंग के अराउंड वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। बिकॉज कुछ जगह पे क्या हो रहा है, रिचुअल्स जो हैं वो मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ जगह पे रिचुअल्स को प्रैक्टिस ही नहीं किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म गाइडलाइंस तो नहीं रहेंगे, ये आप सेफली इन्फर कर सकते हो। इस ऑप्शन का लैंग्वेज देखो एक बार, मॉरल गाइडलाइंस आर नॉट यूनिफॉर्म ऐसे बोला है। तो ये बहुत सेफ वर्ड्स को यूज किया है, इसमें कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं डाला है। तो ये बिल्कुल वैलिड इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी सबके साथ प्रॉब्लम्स क्या थे देखो, फ्यूअर बेबीज बोला, गड़बड़ हो गया। मेजोरिटी वर्ड लगा दिया, गड़बड़ हो गया। बैप्टिज्म का रिलीजन से कनेक्शन ही नहीं है, ये तो कभी बोला ही नहीं है। बैप्टिज्म का मतलब ही होता है किसी को क्रिश्चियनिटी में वेलकम करना। हाँ, ऑथर ने बोला है कि बहुत जगह अब इस सेरेमनी को नहीं करवाया जा रहा है, बट इस सेरेमनी का रिलीजन से कनेक्शन नहीं है, ये कभी नहीं बोला, तो ये भी गलत है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। आज रियल नॉलेज इक्वल्स टू द पावर ऑफ इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट एंड मेडिकल सेटिंग्स जो होती हैं, जो लास्ट पारा में बताया है, जो वहां के रिचुअल्स हैं वो एक बाकी जो सेरेमनी होती है उसके रिचुअल्स से कैसे डिफरेंट है? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर आपको सीधे लास्ट पारा की उस लाइन में मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप वापस जा सकते हो पैसेज पे। देखो ये रहा, रिचुअल्स इन मेडिकल सेटिंग हैज रिचुअल एस्पेक्ट्स बट, वो सेरेमनी से डिफरेंट कैसे होता है? सेरेमनी क्या होती है? इट इज अ सोशल गैदरिंग जो कि स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स पे फोकस करती है, और मेडिकल सेटिंग्स में ऐसा नहीं होता है। वापस चले जाओ ऑप्शंस के ऊपर। गाइडेंस की कोई बात नहीं हुई है इस लाइन में, इसको हटा दो। मल्टी लेयर की कोई बात नहीं हुई है, डेली रिचुअल्स की भी बात नहीं हुई है। देखो ये रहा लाइफ इवेंट, क्लियरली ये आंसर हो जाएगा, सीधे उस लाइन से आंसर आ जाएगा। मेडिकल सेटिंग के रिचुअल्स और बाकी जो हमारा रिलीजियस रिचुअल्स होता है वो लाइफ इवेंट पे फोकस करते हैं। सो इट इज नॉट meant टू बी अराउंड अ लाइफ इवेंट। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर आप सिंपली समझ जाओगे कि आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, कौन से लाइन में है, कहाँ पे वो बोला है कि वो दोनों से डिफरेंट है, तो आपको आंसर वहीं मिल जाएगा।
नाउ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 20 जो था, दिस वॉज योर टिपिकल ऑड वन आउट का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑड वन आउट का एक फायदा रहता है, आपको पूरा ऑर्डर बनाने का जरूरत नहीं होता है। पैराजंबल में क्या गड़बड़ होती है कि हमें पूरा ऑर्डर क्रिएट करना होता है। अगर आपने एक भी सेंटेंस को मिसप्लेस कर दिया तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सेंटेंस को पैरा से हटाना है जो उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। बाकी आप एज इट इज पूरा जो रिमेनिंग पैराग्राफ है उसका ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे इफ आई लुक एट, और यहाँ पे ध्यान रखना ऑड वन आउट में पैरा का सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेंटेंस उसका पार्ट नहीं बनेगा वो कहीं ना कहीं मेन आइडिया से डिसकनेक्टेड होगा। तभी अपन उसको उस पैरा से हटा रहे हैं, क्योंकि अगर वो उस पैरा का पार्ट नहीं बनना चाहिए इसका मतलब वो उस आइडिया से कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड है। अब कुछ कुछ चीजें हिंट का काम करेंगी, देखो जैसे अंडरलाइंग दिस, दिस का मतलब क्या है? दिस कंट्रोल्ड एंड कंफर्मिंग सोसाइटी। सो कुछ मतलब इस कंट्री में बहुत ज्यादा वायलेंस रहा है। सो जापान आपको बहुत कंट्रोल तो दिखता है, लेकिन उनका जो हिस्ट्री है वो काफी वायलेंट है, ऐसा वो बता रहा है। और देखो यहां भी बोला है हिस्ट्री एंड ऑल, ये रहा हिस्टोरिक रूट्स। एंड देखो ड्रेंच्ड इन ब्लड, ये रहा एक्सट्रीम वायलेंस, ये रहा ड्रेंच्ड इन ब्लड। अब ये देखो ये बट से शुरू हो रहा है, कोई चीज को अपोज कर रहा है। व्हेन वी लुक एट द असैसिनेशन, किसका असैसिनेशन? बात करेंगे वो भी आएगा, वो कल से आएगा। प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट। सो अब ये असैसिनेशन के आगे द लगा हुआ है, तो किसका असैसिनेशन? असैसिनेशन क्या होता है? किसी का मर्डर करना, राइट? और ये बट से भी शुरू हो रहा है, तो देखो ये रहा द असैसिनेशन। तो टॉपिक मुझे यही मिल गया कि जो उनके प्रेसिडेंट थे शिंजो एब, उनको मारा गया था। वो एक पॉलिटिकल गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, तब उनका मर्डर किया गया था। एंड व्हेन वी लुक एट द असैसिनेशन, तो ये इससे कनेक्ट हो ही जाएगा। सो 1 और 3 तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, और 3 बता रहा है कि आपको जापान को आइलैंड ऑफ काम नहीं मानना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिल्यूडेड इन टू थिंकिंग। मतलब व्हाट इज डिल्यूडेड, आपको इस भ्रम में नहीं आना चाहिए कि जापान एक बहुत काम सोसाइटी है। इस कंट्रोल्ड एंड कंफर्मिंग सोसाइटी के नीचे, अंडरलाइन का मतलब क्या है? इसके पीछे बहुत वायलेंस रहा है, और बहुत हिस्ट्री में वायलेंट रहा है ये। और उसका एग्जाम्पल ये आ गया, हिस्ट्री एंड कल्चर पूरा ब्लड में डूबा हुआ है। तो इजीली 1, 3, 4, 5 का पैरा बन जाएगा। मतलब आपको एग्जैक्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, बट ये पूरा पैरा बन जाएगा 1, 3, 4, 5। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एक अलग सोशल मीडिया हैशटैग पे चला गया, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी एंड नॉट वायलेंस। पैरा डेमोक्रेसी के ऊपर तो है ही नहीं ना। पैरा तो शिंजो एब को जो मारा गया उसके ऊपर है, और उससे कैसे समझ में आता है कि जापान एक वायलेंट सोसाइटी है, उसके ऊपर है। सो शिंजो एब को मारने का डेमोक्रेसी से कोई लिंक नहीं है। वो खुद भी एक डेमोक्रेटिक लीडर थे जो इलेक्ट होके बने थे, राइट? तो वी वांट डेमोक्रेसी एंड नॉट वायलेंस, इसका उनके मर्डर से कोई कनेक्ट नहीं है। क्योंकि शिंजो एब कोई डिक्टेटर नहीं थे ना, वो तो खुद ही एक इलेक्ट होके बने हुए प्रेसिडेंट थे। सो वी वांट डेमोक्रेसी एंड नॉट वायलेंस, ये इस इंसिडेंट से कनेक्ट नहीं करेगा। ये इंसिडेंस हमें क्या दिखाता है कि जापान में वायलेंस रहा है। सो इसलिए 1 के बाद 3 आता है, बट व्हेन वी लुक, ये क्लियर कनेक्शन है, देखो असैसिनेशन का ये रहा। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जापान एक बहुत ही काम सोसाइटी है। इस कंट्रोल्ड सोसाइटी के पीछे अंडरलाइन एक बहुत ज्यादा वायलेंट हिस्ट्री रहा है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहां मिल रहा है। एंड ये रहा ड्रेंच्ड इन ब्लड, ये रहा हिस्ट्री एंड कल्चर, ये रहा हिस्टोरिक रूट्स। सो थोड़ा सा टॉपिक समझने की जरूरत थी कि टॉपिक शिंजो एब के मर्डर की बात कर रहा है, और उससे आपको जापान का कैसा वायलेंट हिस्ट्री रहा वो बता रहा है। नाउ वी वांट डेमोक्रेसी एंड नॉट वायलेंस, इस वायलेंस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था। होता क्या है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये भी वायलेंस की बात कर रहा है तो ये इस पैरा में ही आना चाहिए, और उनको फिर समझ में ही नहीं आता कि कौन सा हटाना है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना। तो आपको टॉपिक समझना पड़ेगा इसमें कि टॉपिक वायलेंस तो है,
लेकिन डेमोक्रेसी वी वांट ये टॉपिक थोड़ी था। डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी है, वहां पे इलेक्शंस हो ही रहे हैं, राइट? एंड ही वाज एन इलेक्टेड लीडर, राइट? ही वाज अ जापानीज पॉलिटिशियन। तो वो कोई डिक्टेटर वैसे भी नहीं थे। सो सेकेंड वाला हट जाएगा, दैट बिकम्स द ऑड वन आउट। नाउ जैसे 21st क्वेश्चन को अगर मैं चेक करूं, पैराजम्बल है। अगेन नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। टॉपिक शुरू कैसे होना चाहिए, किसकी बात कर रहे हैं? तो जनरली अपन पैरा जब स्टार्ट करते हैं तो जनरल आइडिया से स्टार्ट करते हैं, फिर कोई स्पेसिफिक एनिमल के ऊपर जाएंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो ये जायंट मैमल्स की बात कर रहा है, देखो, विद टस्क, एलिफेंट्स की बात हो रही है एंड ऑल दैट। लेकिन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, देखो ध्यान से, ये बोल रहा है दैट हाउ एनिमल्स इवॉल्व, इस पे ह्यूमंस का इम्पैक्ट हमेशा पड़ा है। तो ये जनरली एनिमल्स की बात कर रहा है, किसी एक एनिमल की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए पैरा 4 से शुरू होना चाहिए था। सो पैरा 4 से शुरू हो जाएगा। एंड साइंस की स्टडी ने क्या फाइंड किया है, दैट टस्कलेस अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं, वो ईयर्स ऑफ पोचिंग के बाद से उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। और उसका एग्जाम्पल ये रहा, मोजाम्बिकन सिविल वॉर में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे जायंट मैमल्स को मारा गया, और जो फीमेल्स हैं दे विल पास देयर जीन्स। तो जिनके ऐसे टस्क नहीं हैं उन्होंने अपने जीन्स को शायद ज्यादा पास किया होगा, और उसका सपोर्ट एग्जाम्पल थर्ड में आ जाएगा। दैट 20% जो है, देवर हाफ ऑफ द 20% वर टस्कलेस। तो 4 से शुरू होगा, देन सेकेंड आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर थर्ड आ जाएगा। सो ये पोचिंग की बात कर रहा था, पोचिंग का आइडिया यहाँ पोचर से कनेक्ट हो जाएगा, देखो, एज सिंपल एज दैट। आई जस्ट कनेक्ट इट अगेन। सो एनिमल्स कैसे इवॉल्व करते हैं, एंड देन आफ्टर ईयर्स ऑफ पोचिंग, ये रहा पोचर्स ने कितने को मारा, प्लस इसी वजह से शायद जो बिना टस्क वाले फीमेल्स थे उनके जीन्स पास हुए होंगे। और उसका एग्जाम्पल यहाँ आ गया, फीमेल एलिफेंट्स आर टस्कलेस। तो फोर्थ से शुरू हो जाएगा, देन सेकंड आएगा, देन फर्स्ट आएगा, एंड देन थर्ड आ जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट द 23rd वन, ये भी ऑड वन आउट है, तो मैं साथ में ही डिस्कस कर रही हूँ। सो अगेन ये थोड़ा सा, आई वुड से दैट ग्रामर आपकी हेल्प करता है, लेकिन मेन आइडिया समझ में आना बहुत जरूरी था। जैसे देखो, ये बोल रहा है देयर वॉज अ प्यूरिटन रेवोल्यूशन। तो मतलब वहां पे एक रेवोल्यूशन आया, वो किस बारे में आया, उसमें किंग को ओवरथ्रोन किया गया, एंड देन क्रोमवेल का जो लेनिनिस्ट स्टाइल कॉमनवेल्थ था वो स्टैब्लिश हो गया, एंड ऑल दैट। एंड ये देखो,